आचार संहिता जो लगती है वो उन जो पुनर्गठन के बाद के जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पे लगती है। मैं एक एक करके जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है इसको स्पष्ट भी कर देता हूँ। जैसे 27 झुंझुनू है, तो झुंझुनू में जो नवसृजित नीम का थाना ज़िला है उसमें ये लागू नहीं होगी, और जो झुंझुनू पुनर्गठित जो रेवेन्यू ज़िला था उस पे आदर्श संहिता लागू होगी। रामगढ़ में अगेन अलवर ज़िले को पुनर्गठित किया गया, इसमें से जो नवसृजित खैरतल तिजारा है, जो बहरोड कोटपुतली है, उसमें लागू नहीं होगी। जो शेष जो अलवर ज़िला था जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है उस पे आचार संहिता लागू होगी। दौसा में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए पूरा जो दौसा ज़िला है जिसमें पांचों जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, दौसा है, लालसोट है, बांदीकुई है, महुआ है, सिकराय है, सभी पे ये लागू होगी। जो देवली उनियारा है इसमें जो केकड़ी में टोंक का हिस्सा चला गया उस पे ये लागू नहीं होगी। जो राजस्व जो डिस्ट्रिक्ट टोंक का है उस पे ये लागू होगी। खीमसर में नागौर का वो हिस्सा जो नवसृजित डिडवाना कुचामन में चला गया उस पे लागू नहीं होगी, शेष हिस्से पे होगी। सलूम्बर में नया ज़िला जो सलूम्बर बना, जो नवगठित सलूम्बर ज़िला है, उस पे ही आचार संहिता लागू होगी, बाकी उदयपुर ज़िले में लागू नहीं होगी। जो 84 है ज़िला डूंगरपुर, इसमें संपूर्ण ज़िले में एज सच जो आचार संहिता है वो लागू होगी। आचार संहिता कहाँ लागू होगी, मेरे ख्याल से ये जो स्थिति है स्पष्ट मैंने कर दी है। सेकेंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो चुनाव का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है जिसको अधिसूचना कहते हैं, तो अधिसूचना हमारी इन उपचुनाव के संबंध में 18 अक्टूबर को जारी होगी, और उसी के साथ फिर जो नॉमिनेशंस फाइल करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नॉमिनेशंस फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो 25 अक्टूबर है, और 3 बजे तक ये जो प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाएगी। जो स्क्रूटनी है, जिसको समीक्षा कहते हैं, वो 28 अक्टूबर को संपादित की जाएगी। ये जो सारा प्रोसेस होता है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कराने का, इनकी स्क्रूटनी करने का, तो ये जो प्रोसेस है ये रिटर्निंग ऑफिसर संपादित करता है जो उस असेंबली सेगमेंट का होता है। नाम वापसी की जो अंतिम दिनांक है वो 30 अक्टूबर है। दिवाली से जस्ट पहले तक जो नाम वापसी है वो करवाई जा सकती है। मतदान राजस्थान के केस में जो उपचुनाव जहाँ पे हो रहा है 13 नवंबर को होगा, और जो मतगणना है 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को संपादित की जाएगी। तो ये हमारा जो निर्वाचन कार्यक्रम है वो रहेगा राजस्थान में। जहाँ जहाँ पे आचार संहिता प्रभावी है वहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन भी रखा है, पर मैं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। हमारे इन 7 उपचुनाव में जो कुल मतदाता हैं वो 19,36,533 हैं। इनमें से जो पुरुष मतदाता हैं 10,04,283 हैं, और जो महिला मतदाता हैं 9,32,243 हैं। जो हमारे सर्विस वोटर हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे सर्विस वोटर
जो फौज में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, बीएसएफ में हैं, तो इस तरह के अगर सबको अगर हम शामिल करें तो इस तरह के जो सर्विस वोटर हैं 5,486 हैं। और अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, जो 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, इन सभी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो 19,674 हैं। अब इन मतदाताओं को पूर्व की भांति जो होम वोटिंग है उसका विकल्प खुला रहेगा। अगर ये चाहें तो होम वोटिंग के विकल्प को चुन सकते हैं, और उस स्थिति में जो हमारी टीम है वो इनके घर जाके इनकी सुविधा के हिसाब से जो वोटिंग है उसको संपन्न कराएगी। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं 22,834 हैं, इनको भी होम वोटिंग का जो विकल्प है ये मौजूद रहेगा, और अगर ये भी होम वोटिंग चुनते हैं तो इनको भी फिर होम वोटिंग कराई जाएगी। जो हमारे लोकसभा चुनाव संपादित हुए थे उसमें जो हमारे इन 7 असेंबली सेगमेंट्स में जो पोलिंग स्टेशंस थे उसमें हमने जो मेन पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। वो एज इट इज़ इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम रखते हुए उनकी कुल संख्या 1862 है, जिसमें झुंझुनू के 249 हैं, रामगढ़ के 278 हैं, दौसा के 235 हैं, देवली उनियारा के 296 हैं, खीमसर के 264 हैं, सलूम्बर में 296 हैं और 84 में 244 हैं। पर हमने जो सहायक मतदान केंद्र थे वो 22 बढ़ाए हैं। तो अब वो 22 बढ़ाने के बाद जो सहायक मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या 53 हो गई है। सहायक मतदान केंद्र बढ़ाने के पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर किसी मतदान केंद्र पे ज़्यादा मतदाता हैं, 1500 या 1500 से अधिक मतदाता हैं, तो मतदाता को असुविधा ना हो, इस कारण एक सहायक मतदान केंद्र उसी परिसर में स्थापित कर दिया जाता है। जो बेसिक सारी सुविधाएं जो आयोग उस मतदान केंद्र पे देता है वो सहायक मतदान केंद्र पे भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वोटर्स की सहूलियत को देखते हुए हमने ये जो 22 सहायक मतदान केंद्र हैं इनमें बढ़ोतरी की है। जो हम लोग आपको जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे रन हो रहा है इसमें मैंने डिटेल में स्टेटिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी रखे हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो प्रोफाइल है कि उसमें टोटल वोटर कितने हैं, उसमें मेल वोटर कितने हैं, फीमेल वोटर कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, 85 प्लस कितने हैं, लाइकवाइज 100 प्लस एज ग्रुप में कितने वोटर्स हैं, सर्विस वोटर कितने हैं, लाइकवाइज यंग वोटर्स कितने हैं जिनको अभी फ्रेशली एनरोल किया है, जो फर्स्ट टाइम पॉसिबली वोट करेंगे, और लाइकवाइज जो दिव्यांग वोटर हैं वो कितने हैं, और टोटल उनके पोलिंग स्टेशंस कितने हैं। तो ये हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इससे आप लोगों को जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मुहैया हो जाएगी। आप लोग अगर किसी तरह का कोई मेरे हिसाब से अगर कोई किसी तरह की कोई बात पूछना चाहें किसी भी चीज़ को लेके तो स्वतंत्र हैं। मेरे हिसाब से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनमें हम लोगों ने बाई इलेक्शन से पहले मेरे स्तर पे हम लोगों ने सभी जो कलेक्टर्स हैं जो इसमें रेलिवेंट हैं, सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिया है। जो सुरक्षा के इंतज़ामात हैं उसके लिए भी जो प्रारंभिक आंकलन है वो कर लिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये उपचुनाव संपादित होने हैं वहाँ पे जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को जारी करने थे वो हमने जारी कर दिए हैं। मीडिया से संबंधित कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से रेलिवेंट रहेंगी,
एक है जो अपने राजनीतिक दृष्टि के जो विज्ञापन है जो चुनाव के पर्पस के लिए जारी होंगे, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हों, बेशक वो रेडियो एफएम पे हों, बेशक वो सोशल मीडिया पे हों, ई पेपर पे हों, किसी पे भी हों, तो वो सारे के सारे प्री सर्टिफाइड कराने ज़रूरी हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी वो कराती है तो उसके लिए स्टेट लेवल पे कमेटी है, और अगर वो कैंडिडेट्स लोकल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में राजनीतिक अपील या राजनीतिक दृष्टि से कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से करवाएगा। पर इसी तरह से जैसे वीडियो वैन है, कहीं पे आपने डिप्लॉय करानी है तो स्टेट लेवल कमेटी से आपको उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। पेड न्यूज़ आपको विदित है कि अगर जो इलेक्शन कमीशन की नज़र में इस तरह की कोई भी सामग्री लगती है जो हमें लगता है कि ये पेड न्यूज़ की श्रेणी में आएगी, तो वो फिर उसके अकाउंट में, उसके खर्चे में वो बाकायदा बुक होगी। आचार संहिता को लेके आप लोग कोई भी अगर उल्लंघन है, ना केवल आप अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप में भी जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई जा सकती हैं। हमारा जो 1950 नंबर है, इस पे भी जो इस तरह की शिकायत है, कंप्लेंट्स हैं, वो लॉन्च कराई जा सकती हैं। और सी विजिल पे जो भी कंप्लेंट आएगी, हमारा जो उसमें लक्ष्य है कि हम 100 मिनट के भीतर उसका रिस्पांस करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। और राजस्थान का बड़ा अच्छा इसमें रिकॉर्ड रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि इस उपचुनाव में भी निष्पक्षता से और सभी को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए जो चुनाव हैं उनको संपन्न कराएं। धन्यवाद। 13 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को वो लेकर का सवाल रहेगा बड़ा। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव में ये चुनाव चेंज करने में देखो, ऐसा लगता है कि दिक्कत आएगी क्योंकि सवाल बड़ा है, रास्ता मुश्किल माना जाता है। देखो ये क्योंकि जो मामला है, भारत निर्वाचन आयोग ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तिथि को उद्घोषित किया है। अगर किसी प्रकार का इस पे कोई पुनर्विचार आयोग करता है, आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कोई इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जाता है, हमसे फीडबैक लिया जाएगा, तो वो बात की बात है। पर आज की तारीख में जो 13 नवंबर है, वो राजस्थान में इन 7 उपचुनाव में मतदान की जो तिथि है वो है। नहीं, हमारे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी ने भी ये पॉइंट रेज नहीं किया। नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं उठा। नहीं, इनमें दोनों हैं। इनमें जो हमारी जो स्पेशल समरी रिवीजन है, उसके दौरान जो हमारे पास फॉर्म्स आए हैं, और उससे पहले, क्योंकि अब क्या है कि पहले क्या होता था कि कट ऑफ डेट 18 साल की उम्र के लिए सिर्फ 1 जनवरी होती थी, तो साल में सिर्फ एक ही आपकी क्वालिफाइंग डेट रहती थी। आयोग ने इसको सहज किया और क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया। तो अब अगर आप 1 जनवरी को, लाइकवाइज 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, अगर आप 18 साल के होते हैं तो उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। रादर अगर आप 17 साल के भी हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, आप क्यू में रहेंगे, आपका फॉर्म वैलिड रहेगा, और जैसे ही आप 18 साल के होंगे वो निस्तारण के लिए ईआरओ के पास चला जाएगा। तो इसलिए अब ये जो प्रोसेस है यंगस्टर्स को इनरोल करने का, ये क्वार्टरली बेसिस पे इसको कर दिया गया। सर, सुरक्षा बलों की क्या स्थिति है? सुरक्षा बल का एज्यूम किया होगा आपने, इतने वीसी वगैरह की, तो कितने डिप्लॉय हो सकते हैं एज्यूम? अभी तो कई चीजें क्योंकि निर्भर है,
लेकिन फिर हम लोगों की डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन हो गई है। जो कलेक्टर्स हैं और जो एसपीज हैं उन लोगों ने अपनी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। अब जो मेन परिस्थिति आती है कि कैंडिडेट्स जब फाइनल हो जाते हैं उसके बाद क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस क्या रहते हैं, तो वास्तविक स्थिति उसके आसपास क्लियर होगी। हमारा जो कैलेंडर है उसमें जो नाम वापसी की अंतिम दिनांक है वो 30 अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर के आसपास हमें क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे कितने क्रिटिकल यानी कि जो सेंसिटिव हमारे जो मतदान केंद्र हैं वो रहेंगे। जहाँ भी हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र रहेंगे हम लोगों ने ये सोचा है कि वहाँ पे हम 3 तरह की व्यवस्था रखेंगे। नंबर 1, वेबकास्टिंग करवाएंगे ही करवाएंगे। वेबकास्टिंग की जो लीड है पुलिस को भी दी जाएगी, हमारे सीओ हेड ऑफिस पे भी रहेगी। इसके अलावा जो आरओ है और जो कलेक्टर है उसके वहाँ भी वो रहेगी। सेकेंड, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी ना होके केंद्र सरकार के या जो बैंक्स हैं इनके जो पीएसयूज हैं उनके जो अधिकारी हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तीसरी चीज़ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो हमें उपलब्ध होंगी उनका भी डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे किया जाएगा। सर, कोई उम्मीदवार अपने आपराधिक रिपोर्ट को छिपाता है या सही जानकारी नहीं देता है तो चुनाव आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या की जाएगी? देखो, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, अच्छा ये प्रश्न है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आपको क्लियर होगा कि जो एफिडेविट है जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ आजकल दिया जाता है उसमें बड़ा इलेबोरेट पार्ट है जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पे है। सो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स उसको पूरे फर्निश करने पड़ेंगे। और अगर आप फॉल्स एफिडेविट देते हो तो आपको मालूम है कि फॉल्स एफिडेविट के अगेंस्ट आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसमें कोई भी कंप्लेंट अगर करता है कि भी इन्होंने अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स छुपाए हैं तो वो भी उनके अगेंस्ट फॉल्स एफिडेविट जो फाइल कर रहा है उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। एंड लाइकवाइज अगर कमीशन चाहे तो कमीशन भी उसमें कॉग्निजेंस लेके उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी दिया गया था कि उन्होंने अपने एफिडेविट में कुछ आपराधिक रिपोर्ट्स को छिपाया था, तो उसका भी स्टेटस में जानना चाहूँगा। मुझे ऑफेंड ये जो आप बता रहे हैं इसका तो मुझे ऑफेंड नहीं पता, मैं पता करके आपको बता दूंगा, उसमें कोई वो नहीं है। पर डेफिनेटली अगर जो आपराधिक जो एंटीसीडेंट्स हैं इसके लिए आयोग की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। जो आप एफिडेविट में जो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बताते हो उस पे सामने वाला जो कैंडिडेट है या जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उसको कंटेस्ट भी कर सकते हैं। कंटेस्ट करके फिर जो आरओ है वो उनको नोटिस दे सकता है कि भी इन्होंने ये भी आपके विरुद्ध चीज़ बताई है तो आप बताइए कि आपके एफिडेविट में क्यों नहीं है। बेस्ड ऑन दैट स्क्रूटनी संपादित होती है। सेकेंड, जब स्क्रूटनी संपादित भी हो गई उसके बाद जो एफिडेविट है वो सारे का सारा केवाईसी ऐप पे अपलोड भी होता है। अब हम लोग भी ये कोशिश करते हैं यंगस्टर्स को रीच आउट करके, हमने कलेक्टर्स को भी बताया है, ज़्यादातर ज़िलों में यंग कलेक्टर्स हैं, उनकी टीम को हमने कहा है कि आप इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए। चुनाव आयोग की जो बाध्यता है कि भी कम से कम 3 बार ये सारे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और जो न्यूज़पेपर है उसमें इस अंतराल पे पब्लिश भी कराने पड़ेंगे या प्रचारित कराने पड़ेंगे। वो भी एक कदम है जो मैंडेटरी है। सो चुनाव आयोग की तरफ से
इसके पीछे जो भावना है, जो मकसद है, वो बड़ा क्लियर है।